हेलो और नमस्ते। आज थोड़ी सी मिस्ट्री के साथ खेलते हैं। नॉर्मली मैं किसी भी वीडियो में सामने ही जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने ही लिख देता हूँ, लेकिन इस बार मैं उस कंपनी का नाम आपसे थोड़ी देर के लिए छुपा के रखने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपके सामने फिर भी लिखे हैं कि ये कंपनी जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का जो है, स्टेडी ग्रोथ का काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पुराना है। 50% प्लस के एबिटा मार्जिन वो एंजॉय कर रही है कंपनी। 20% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन है और 50% से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है। और ये सब होने के बावजूद वो कंपनी का पीई रेशियो जो है वो सिर्फ 9 पे चल रहा है। इमेजिन कर सकते हैं ऐसी भी कोई कंपनी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन है। इनफैक्ट इस कंपनी को मैं कुछ साल पहले भी देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन रिसेंटली इस कंपनी के बारे में मैंने वापस उसके ऊपर नज़र पड़ी और फिर देखा तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे है और मेरे ख्याल से रिकमेंडेबल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। याद रखिए मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर की नहीं। एज एन इन्वेस्टमेंट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग स्टॉक। रिस्क लिमिटेड है, बहुत ही लो है और पोटेंशियल गेन्स काफ़ी ज़्यादा है। ओके, शेयर प्राइस भी मल्टीप्लाई होने के चांसेस है। ऑब्वियसली वो कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके के इसके नंबर्स है, इसके ऊपर अगर किसी बड़े फंड्स की नज़र पड़ जाती है तो डेफिनेटली इसके शेयर प्राइस को भी आने वाले 2-3 सालों में मल्टीप्लाई होने के चांसेस है। लेकिन विदाउट इवन शेयर प्राइस ग्रोथ अगर डिविडेंड के ऊपर भी फोकस किया जाए तो काफ़ी हेल्दी रिटर्न्स वो दे सकता है। और यही सारी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने भी रखने वाला हूँ। ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि वैल्यूएशन टर्म्स में एफएमसीजी जो बिजनेस रहता है या फिर ऐसा बिजनेस जिसको रिकरिंग रेवेन्यू आता है, मतलब एफएमसीजी में भी कैसे है, प्रोडक्ट्स उनके फास्ट मूविंग रहते हैं, हर महीने 2 महीने में लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, तो इसीलिए उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के जैसे हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज अगर आप देखें, डिश टीवी या फिर टाटा स्काई वगैरह जैसे कंपनीज है, या फिर ऐसे कोई कंपनी जो उसको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आता है तो हर महीने उनको रेवेन्यू आता है। ओके, सो ऐसे रेवेन्यू मॉडल जो भी प्रॉफिटेबल बनते हैं तब उन कंपनीज को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिलता है मार्केट से। टेलीकॉम कंपनीज भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो रिकरिंग रेवेन्यू इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल है। और मजे की बात यह है उनको उनके कस्टमर्स से इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट भी मिलता है, यानी कि हर 1 साल या 2 साल में उनको जो रेवेन्यू उनके कस्टमर्स से मिलने वाला होता है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्ट होते रहता है। सो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो। साथ ही साथ दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि उसके कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन 1 महीने 2 महीने के लिए क्लाइंट ने कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। एफएमसीजी में भी ऐसा हो सकता है कि कोई नए कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कस्टमर्स ने ट्राई करना शुरू कर दिया तो इनका रेवेन्यू बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन इनके केस में, इस कंपनी के केस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग साइन करते हैं। मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि अगर क्लाइंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से पहले अगर उनको उनका सर्विस रोकना है तो उनको कॉम्पेंसेट भी करना पड़ता है। कुछ क्लॉजेस वो लोग एग्रीमेंट में डाल के रखते हैं। सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विथ रिकरिंग रेवेन्यू, वो भी इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट के साथ, दिस इज अ ड्रीम बिजनेस मॉडल, राइट? इजंट इट? मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो क्लाइंट्स है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, वो भी सिलेक्ट कुछ गिने चुने क्लाइंट्स है, रिटेल क्लाइंट्स नहीं है, इसीलिए इनको बिग बैंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। टीवी पे कहीं पे भी आप इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। ये एक रीजन है जिस वजह से लोगों की नज़र में ये कंपनी इजीली नहीं आती, बैकग्राउंड में काम करती है, लेकिन इसका रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिजनेस में, इसके सेगमेंट में ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट प्लेयर है। ओके, डोमिनेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इनका मार्केट शेयर जो है वो वेल ओवर 50% है। सो वो भी एक उनको एडवांटेज मिलता है साइज और स्केल का। ओके,
साइज मतलब ऑल इंडिया प्रेजेंस होने की वजह से वो लोग उनके क्लाइंट्स को बहुत ही अमेजिंग एडवांटेज दे सकते हैं। ओके, एक क्लाइंट ने इनके साथ साइन अप कर दिया तो उनको ऑल इंडिया प्रेजेंस का एडवांटेज मिल सकता है, उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो बिजनेस है पर्टिकुलरली ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस है, थोड़ा बहुत काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसीलिए इसमें एंट्री बैरियर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इनिशियली अगर इस बिजनेस में किसी नए कंपनी को उतरना होगा और बड़े स्केल पे जाना होगा तो उनको काफ़ी बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ सकता है। सो इसीलिए नए कॉम्पिटिटर्स इस बिजनेस में इजीली नहीं आ सकते। सो ये और एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ये सब पॉइंट्स अगर आप देख ले तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कंपनी 9 के पी रेशियो पे कैसे ट्रेड हो रही है या फिर कैसे लोगों की नज़र में अभी तक नहीं आई। सो यही सबसे मज़े की बात है और यही बात मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऐसा बिजनेस आपको अगर इतने सस्ते वैल्यूएशन पे अगर मिल रहा है, अच्छे डिविडेंड पेइंग के साथ मिल रहा है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। ओके, सो आइए अभी मैं आपको उस कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने वाला हूं। ओके, द कंपनी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंडस टावर्स। तो अभी आपने इस कंपनी का नाम डेफिनेटली सुना होगा कभी ना कभी, लेकिन हो सकता है काफी लोगों ने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं हो या फिर ज्यादा सोचा ना हो इसके बारे में। ये जनरली बैकग्राउंड में काम करती है, काफी साइलेंटली काम होता है और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें नहीं चलता, तो उस वजह से बहुत लोगों की नज़र में ये स्टॉक नहीं आता। लेकिन इंडस टावर्स ये जो कंपनी है ये इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है। सो टेलीकॉम टावर कंपनी मतलब बेसिकली हम लोग एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या रिलायंस जियो इनके सर्विसेज के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम में से कि सबके पास इनमें से किसी ना किसी की सर्विस के सिम कार्ड्स ऑलरेडी घर पे सबके पास है। लेकिन ये कंपनीज उनका इक्विपमेंट जो है मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो उनको इक्विपमेंट लगाना पड़ता है वो कहीं ना कहीं टावर पे लगाते हैं, राइट। सो वो टावर्स जनरली थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। ओके, रिलायंस जियो के केस में उन्होंने इनिशियल जो लॉन्च किया था तो मेजॉरिटी उन्होंने खुद के टावर सेटअप किए थे। मोर देन 1 लाख कुछ टावर्स उन्होंने खुद के सेटअप कर दिए थे। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया इन 3 कंपनीज ने उनकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप की थी इंडस टावर्स के नाम से। ओके, सो इंडस टावर्स पे उनके तीनों के इक्विपमेंट्स चल रहे थे काफ़ी सालों से। अभी तकरीबन 20-25 साल की हिस्ट्री हो चुकी है इस बिजनेस में। और भारती एयरटेल की उनकी खुद की एक अपनी कंपनी थी भारती इंफ्राटेल करके। तो भारती इंफ्राटेल इंडस टावर का शेयर होल्डर भी था और साथ ही साथ उनके कुछ एक्सक्लूसिव सर्कल्स थे। मतलब कुछ सर्कल्स में इंडस टावर्स ने अपने टावर सेटअप किए थे और कुछ सर्कल्स में भारती इंफ्राटेल ने किए थे। तो वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। रिसेंटली अराउंड 2-3 साल पहले उन्होंने मर्जर का सोचा और भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर्स का मर्जर हो चुका है। सो एक बड़ी कंपनी बन चुकी है ऑल इंडिया प्रेजेंस के साथ। 22 के 22 जो सर्कल्स है इंडिया में, हर सर्कल में अभी इनके टावर्स एस्टेब्लिश्ड है और धीरे धीरे वो नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं। सो अब ये ऑल इंडिया कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट टावर, पहले भी कंपनी लार्जेस्ट टावर कंपनी थी, अब इस मर्जर के बाद उसका साइज और भी बड़ा हो चुका है। सो अभी जो उसका नेक्स्ट बड़ा कॉम्पिटिटर होगा वो इस कंपनी के मुकाबले हो सकता है 1/3 या 1/4 साइज का हो। इतनी लीड है इस कंपनी के पास। ओके, सो इंडिया की लार्जेस्ट टावर कंपनी है। अब इनके बिजनेस के साइज के बारे में कुछ और आइडिया लेते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया 22 सर्कल्स जो है उसमें उनके ऑलरेडी कुछ 1.85 लाख टावर्स ऑपरेशनल है। ओके, ये 1.85 लाख टावर्स स्प्रेड आउट हो चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक चुके हैं, हर साल वो लोग 2-3 हजार और नए टावर सेटअप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए इस 1.85 लाख टावर्स के साथ नियरली 95% से ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो कवर हो चुका है। ओके, 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन कवरेज वो ये टावर्स की मदद से ऑपरेटर्स कर चुके हैं। लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी उनको डेंसिटी ऑफ टावर्स बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। मतलब किसी क्लाइंट ने बोला कि हमें यहाँ पे थोड़े और एडिशनल टावर्स की जरूरत हो सकती है, तो इंडस टावर वहाँ पे कुछ एडिशनल टावर्स सेटअप कर देता है ताकि डेंसिटी बढ़ने से बेटर सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर सके सेम पॉपुलेशन
के लोगों के लिए। सो इसीलिए हर साल 2-3 हजार नए टॉवर्स वो लोग ऐड करते रह रहे हैं। सो टॉवर्स का नंबर भी बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टेडी नहीं है, वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी इन टॉवर्स के ऊपर मोर देन 1 टेनेंट तो कम से कम है, 1.8 का उनका एवरेज चल रहा है। और एट दिस पॉइंट मार्च एंडिंग का जो नंबर्स हमारे पास है, तो एट दिस पॉइंट उनके पास 3.35 लाख टेनेंसीज है। अभी टेनेंसीज मतलब वहां पे इतने इक्विपमेंट सेटअप है अलग अलग ऑपरेटर्स के। अभी एयरटेल एक उनका बड़ा क्लाइंट है, प्राइमरी क्लाइंट है, और एयरटेल इनका प्रमोटर भी है। ओके, मेन वन ऑफ द प्रमोटर्स भी है एयरटेल। सो एयरटेल का ऑलमोस्ट सारे टॉवर्स पे कम से कम एक टेनेंसी तो रहेगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉवर्स पे। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, ये जो पहले दो अलग कंपनीज थे, 4 साल पहले मर्ज हो गए और अभी एक कंपनी बन चुकी है। तो 4 साल पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग 2 टेनेंट्स हुआ करते थे, ओके, इंडस टॉवर्स के लिए। अब वो पिछले 4 सालों में उन्होंने काफी सारे जो डुप्लीकेट टेनेंसीज होंगे वो ऑब्वियसली मर्ज किए होंगे। तो उस वजह से बीच में के 3-4 साल के पीरियड में उन इंडस टॉवर्स के ओवरऑल टेनेंसीज थोड़े से ड्रॉप हुए थे। उसका रीजन यही था कि वोडाफोन और आइडिया के जो अलग अलग टेनेंसीज काउंट हो रहे थे वो उन्होंने मर्ज कर दिए। उस ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी ने, मतलब आइडिया ने या फिर वोडाफोन का किसी ना किसी का एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल किया होगा इंडस टॉवर्स के साथ, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल किया होगा, और उस वक्त उन्होंने उसका कॉम्पेंसेशन भी पे किया होगा इंडस टॉवर्स को। लेकिन एट दिस पॉइंट अभी वो सारे मर्जर्स, टेनेंसी के मर्जर्स जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी फाइनली फिर से टेनेंसीज धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर पिछले साल 2 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वापस टेनेंसीज ग्रो कर रहे हैं। अराउंड 8 से 10 हजार नए टेनेंसीज हर साल वो लोग ऐड कर रहे हैं। सो अराउंड 3 to 5% हम लोग कह सकते हैं कि टेनेंसीज ऑन एन ईयरली बेसिस वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सो 3.35 लाख टेनेंसीज मार्च एंडिंग में चल रहे हैं, और हर टेनेंट का एवरेज मंथली रेंट जो है वो 47,000 रुपीज से थोड़ा ज्यादा है। सो इमेजिन रेवेन्यू साइज काफी बड़ा होता है। मैं आगे आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ इसके ऊपर, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हर क्लाइंट, हर टेनेंट जो है वो ऑन एन एवरेज पर मंथ 47,000 रुपीज से थोड़ा ज्यादा पे कर रहा है। और ये अमाउंट जो है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड है। सो इन्फ्लेशन अगर 6% या 7% पे रहेगा तो उससे लिंक्ड उनका टेनेंट का ये अमाउंट भी फिक्स्ड रेंट जो है वो बढ़ते रहता है। हर साल या हर 2 साल में वो लोग रिवाइज करते रहते हैं। सो जैसे मैंने कहा था, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इनके प्राइमरी क्लाइंट्स है। ये दोनों इनफैक्ट उनके प्रमोटर्स भी है। एयरटेल के पास ऑलमोस्ट 50% स्टेक है आज इंडस टॉवर्स का, और वोडाफोन के पास उन्होंने रिसेंटली कुछ पोर्शन ऑफ द स्टेक बेच भी दिया था वोडाफोन ने। और उनका अभी भी स्टेक मेरे ख्याल से वोडाफोन पीएलसी जो यूरोपियन ब्रिटिश कंपनी जो है, उनका अभी भी कुछ 20% के आसपास का स्टेक है। मतलब टोटल मिला के प्रमोटर्स का नियरली 70% स्टेक अभी भी है इस कंपनी में। रिलायंस जियो, जिन्होंने स्टार्टिंग में तो अपने खुद के टॉवर्स के साथ सर्विसेज लॉन्च किए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सर्विस एक्सपांड करना शुरू किया, बहुत सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहे थे, तो उनको एडिशनल टॉवर्स की भी जरूरत पड़ रही थी। तो हर जगह पे वो खुद के टॉवर्स अभी सेटअप नहीं कर रहे। रिसेंट के कुछ सालों में इंडस टॉवर के टॉवर्स भी वो लोग यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाकी टॉवर कंपनीज भी है जिनके टॉवर्स वो लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन इंडस टॉवर्स को भी रिलायंस जियो एज ए टेनेंट मिल चुका है और काफी नंबर्स बढ़ रहे हैं उनके धीरे धीरे। और सबसे रिस्क एलिमेंट जो इंडस टॉवर्स के लिए था, जिस वजह से मेरे ख्याल से उसका शेयर प्राइस पिछले 1-2 साल में डाउन आया था, डाउन आने का जो रीजन था वो था वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल चांस। ओके, वोडाफोन आइडिया एक वन ऑफ द प्राइमरी क्लाइंट्स होने की वजह से नियरली 30% या 35% ऑफ द टोटल टेनेंसीज जो है वो हो सकता है वोडाफोन आइडिया के हो। और उस वजह से अगर वोडाफोन आइडिया बंद पड़ जाता तो वो 30-35% ऑफ द रेवेन्यू जो है इंडस टॉवर्स का वो गायब हो जाता। सो ये एक बड़ा रिस्क एलिमेंट था, रिस्क फैक्टर था, जो पिछले 1-2 साल में इंडस टॉवर्स के सर के ऊपर एक टेंशन बना हुआ था। लेकिन अब वो भी टेंशन निकल चुका है, क्योंकि हमने जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर को एज सच जो एक पैकेज अनाउंस किया पिछले साल, तो वो प्राइमरीली वोडाफोन आइडिया की मदद के लिए था। वोडाफोन आइडिया को एक सपोर्टिंग हैंड था और उसको 4 साल का ड्यूरेशन मिला है वोडाफोन आइडिया को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो ये 4 सालों में अगर वोडाफोन आइडिया अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो आने वाले 10-20 साल फिर
कोई टेंशन नहीं होगा, वो आगे आसानी से सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तो वो भी एक बड़ा जो रिस्क फैक्टर था इंडस टावर्स के लिए, वो भी अभी गायब हो चुका है, या कह सकते हैं कि इन 4 सालों के लिए तो उसका टेंशन नहीं है। 4 सालों में मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया अपने पैरों पे डेफिनेटली खड़ा हो पाएगा। प्रमोटर स्ट्रांग है, उनको फंडिंग भी मिल जाएगा अभी, और एक बार वो हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया का प्रोग्रेस भी हम लोग आने वाले 2-3 सालों में अच्छा देख पाएंगे। सो वो जो बिजनेस रिस्क था वो भी अभी एलिमिनेट हो चुका है। सो इंडस टावर्स के लिए आने वाले टाइम में बिजनेस के लिए रिस्क फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो अब बात करते हैं इंडस टावर्स के फाइनेंशियल्स की, जो करंट सिचुएशन है। तो FY22 जो अभी खत्म हुआ उसमें उस कंपनी का टोटल इनकम जो है 28,000 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर था। नेट प्रॉफिट 6,300 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर था, और यानी कि 20% से ऊपर, मेरे ख्याल से अराउंड 22 या 23% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है। EPS जो है FY22 में ऑलमोस्ट 24 रुपए का EPS है। अब यहां से ग्रोथ कैसे होगी? तो मैंने जैसे आपको कहा, नंबर ऑफ टावर्स और नंबर ऑफ टेनेंसीज जो है वो अराउंड 3 to 5% पर एनम के स्पीड से ही ग्रो करेंगे। बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अनलेस ऑफकोर्स डेफिनेटली कोई नया ऑपरेटर इंडिया में लॉन्च करना चाहे। अभी फिलहाल तो उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इन फ्यूचर 1-2 साल बाद अगर कोई नया ऑपरेटर इंडिया में अगर लॉन्च करना चाहे सर्विसेज, तो हो सकता है ये टेनेंसीज का ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा फास्टर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में जहां पे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और BSNL, ये 4 ही मेन कंपनीज इंडिया में काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 3 to 5% से टेनेंसीज ग्रो करेंगे, और थोड़ा सा इन्फ्लेशन लिंक्ड जो रेंट बढ़ते रहता है उस वजह से टोटल इनकम जो है कंपनी का वो 5 to 10% के रेंज में ही बढ़ेगा एवरी ईयर। ओके, ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ। सो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से टोटल इनकम तो नहीं बढ़ने वाला, ये तो ऑलमोस्ट एश्योर्ड है। लेकिन नेट प्रॉफिट उससे फास्टर ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले 1 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने नेट प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 30% की रिपोर्ट की है, और उसका मेन 2 रीजंस है। एक मतलब उनके जो कैश प्रॉफिट्स है वो 2 चीजों के लिए वो यूज करे। थोड़ा सा लोन का पोर्शन वो लोग कम करते जा रहे हैं, जिस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी आने वाले पीरियड में कम होते जाएगा। और दूसरा जो है वो लोग उनके कैश प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं कॉस्ट, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने में। सो अभी एज अ टावर कंपनी उनका सबसे बड़े 2 ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। एक होता है लैंड का रेंट, ओके, जहां पे भी वो टावर सेटअप कर रहे हैं उस लैंड का जो लीज या रेंट पोर्शन जो है वो उनका एक बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। और दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनको एश्योर करनी पड़ती है। ओके, इन ऑपरेटर्स को वो टेंशन नहीं पालना, तो इसीलिए इंडस टावर्स की वो जिम्मेदारी बनती है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी वो लोग प्रोवाइड कर सके। तो वहां पे जहां पे भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का सप्लाई रिलायबल नहीं था, वहां पे पहले इंडस टावर्स को डीजल जनरेटर्स चलाने पड़ते थे। इनफैक्ट कुछ रिमोट लोकेशंस में जहां पे MSEB या किसी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अगर सप्लाई ही नहीं है तो वहां पे फुल टाइम डीजल जनरेटर्स पे काम चलता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में अगर इंडस टावर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो लोग धीरे धीरे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं। सो हर साल वो लोग कुछ एडिशनल टावर्स, मे बी 5,000 to 10,000 टावर्स पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो लोग सेटअप कर रहे हैं, मतलब सोलार और विंड की मदद से। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका डीजल का कंजम्पशन कम होते जा रहा है, और उस वजह से उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, फ्यूल का जो कॉस्ट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उस वजह से उनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू के मुकाबले फास्टर है। ओके, सो रेवेन्यू अगर 5% to 10% के रेंज में ग्रो करता है तो नेट प्रॉफिट वो आसानी से मोर देन 15% के रेट से ग्रो कर सकते हैं। उसका ये मेन रीजन है। दूसरी बात, वो लोग डेट फ्री होने के काफी अच्छे चांसेस है। इनफैक्ट भारतीय इंफ्राटेल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए बिफोर मर्जर, भारतीय इंफ्राटेल एक डेट फ्री कंपनी थी। इंडस टावर्स ऑन द अदर एंड उनके पास काफी लोन का बर्डन था। अभी मर्जर के बाद वो इंडस टावर्स का लोन वो मर्ज्ड एंटिटी के पास आ गया है, लेकिन अब भारतीय इंफ्राटेल का मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है ज्यादातर। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो आने वाले 2-3 सालों में लोन कम करते जाएंगे और 2-3 साल बाद वो डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट का जो फैक्टर है वो भी
मोस्टली गायब हो जाएगा। सो उस वजह से भी नेट प्रॉफिट मार्जिन को और बूस्ट मिल सकता है। सो ये दो मेन बड़े रीजंस है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ इंडस टावर्स की फास्टर होने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा फास्ट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हेल्दी कैश फ्लो है, ऑलरेडी कई सालों से ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, तो उनकी जो फिलहाल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, उस वजह से आने वाले सालों में अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, 5G या नए कुछ टेक्नोलॉजीज आते हैं और उसके लिए अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो वो भी करने की वो तैयारी में है। ओके, एबिलिटी वो रखते हैं। वाईफाई के लिए भी वो लोग अभी स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं नए नए, और आने वाले सालों में इसको भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी इन स्मार्ट सिटीज में, तो वहां पे भी इंडस टावर्स कुछ हद तक पार्टिसिपेट करने वाला है। तो वहां पे वाईफाई की जो सिटी वाइड वाईफाई वगैरह जो रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें भी इंडस टावर्स पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इन सब चीजों में इंडस टावर्स इन्वेस्ट करने की सोच रहा है या फिर ऑलरेडी तैयारी में है, प्रोसेस में है। सिर्फ टावर बिजनेस फिलहाल उनका मेन स्टे है, लेकिन आने वाले पीरियड में हो सकता है ये वाईफाई रिलेटेड जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही वो सब आ जाता है, तो उस वजह से भी उनको थोड़ा बहुत इनकम ग्रोथ जो है वो मेंटेन रह सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस और कंपनी ने डिविडेंड्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में। तो आज इंडस टावर्स का जो शेयर प्राइस है वो 207 रुपीज पे चल रहा है, जो मैंने जैसे आपको कहा कि लेस देन 9 टाइम्स है ऑफ इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस। तो FY22 ही ट्रेलिंग 12 मंथ में आ जाता है, तो उस ईपीएस के मुकाबले सिर्फ लेस देन 9 टाइम्स पे आज वो ट्रेड कर रहा है। एक साल आगे की बात करें तो मेरे हिसाब से वो पीई रेशियो जो है वो 7.5 टाइम्स पे आ जाता है, ये और भी सस्ता हो जाता है। तो इतने लो वैल्यूएशन पे ये ऐसी कंपनी मिल रही है। और अब डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड के बारे में अगर लास्ट 3 साल का सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका टोटल ईपीएस जो था वो अराउंड 60 रुपीज था। ओके, 3 साल का टोटल ईपीएस 60 रुपीज था, और उन 60 रुपीज में से उन्होंने ऑलमोस्ट 42 रुपीज डिविडेंड करके दे दिए शेयर होल्डर्स को। पर शेयर 42 रुपीज डिविडेंड दिया हुआ है, यानी कि पे आउट रेशियो जो है ऑन एन एवरेज 70% पे है। और एक आध साल में वो 100% देते हैं, एक आध साल में 50% देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम 3 साल का एवरेज देखें तो उन्होंने 70% का ऑफ द प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आने वाले 3 सालों में एट अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ 15% एनुअल ग्रोथ इन प्रॉफिट, जो ईपीएस टोटल ईपीएस आने वाले 3 सालों का है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 90 रुपीज पे। ओके, सो 90 रुपीज के ईपीएस में से वो लोग हो सकता है अराउंड 60 रुपीज का डिविडेंड आसानी से दे दे। ओके, सो इमेजिन आज के प्राइस पे, आज का प्राइस 207 पे है, सो उस पे अगर आपको आने वाले 3 सालों में 60 रुपीज के से ज्यादा का अगर डिविडेंड मिल जाता है तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द शेयर प्राइस जो है वो आप डिविडेंड में से रिकवर कर जाएंगे आने वाले 3 सालों में। सो शेयर प्राइस की में जो ग्रोथ आएगा, जो चेंजेस आएंगे, हो सकता है वो 200 से बढ़ के 400, 500, 600 पे चला जाए आने वाले 2-3 सालों में। तो वो बोनस समझिए, आपको डिविडेंड में से एक हेल्दी कैश फ्लो मिलने वाला है। 30% ऑफ द कॉस्ट तो आपको डिविडेंड में से आने वाले 3 सालों में रिकवरी मिल सकती है। सो मेरे हिसाब से ये जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल मैंने आपके सामने रखा था, इसके पॉजिटिव्स भी आपके सामने रखे। रिस्क फैक्टर जो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था वो अब नहीं है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक्चुअल में काफी हायर वैल्यूएशन डिजर्व करती है। सो आज 207 पे है, ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टर्स के लिए उसको एक्यूमुलेट करके रखने के लिए। ऑब्वियसली ट्रेडर्स के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ये शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में कैसे फ्लक्चुएट होगा ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये 207 से कितना तक ऊपर कब जाएगा ये भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली डिजर्व करता है कि 200 के बदले वो हो सकता है 400, 500 या 600 का लेवल भी अचीव कर ले आने वाले 2-3 सालों में। और वो शेयर प्राइस उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा। ओके, इमेजिन 9 का पीई रेशियो आज चल रहा है, अगर वो डबल भी करता है तो आज के ईपीएस पे वो पीई रेशियो 18 पे जाता है। सो ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्सपेंसिव लेवल पे जा रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर आप उसको शेयर प्राइस का जो पोटेंशियल रिटर्न्स है
वो बोनस समझिए, डिविडेंड आपका बेस समझिए। डिविडेंड में से आपको काफी हेल्दी कैशबैक मिल रहा है कि आप जो भी आज 207 रुपीज पे खरीद रहे हैं उसमें से हर साल आपको काफी सिग्निफिकेंट कैशबैक मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। और शेयर प्राइस का जो ग्रोथ है वो बोनस समझ लीजिए। ओके।